रेहान, आई एम रेडी। चलो, अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। आज लवीना और माजी किसी फंक्शन में गए हैं ना, तो वो वहीं से खाना खाकर आने वाले हैं। इसीलिए आज हम दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। क्या? हाँ रेहान, हमारे एरिया में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। काफी लोग जा रहे हैं वहां पर। वहां पर लाइव म्यूजिक भी होता है और उसी वजह से खाना खाने में मजा भी आएगा। अब चलो ना, जल्दी से तैयार हो जाओ। ओफो निकिता, आज मेरा मन नहीं है, थकान सी हो गई है। अरे बाहर जाने से अच्छा तो यही होगा ना कि हम घर पर ही खाना मंगवाते हैं और खाना खाते समय मूवी भी देखेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। छोड़ो, तुम्हें जो करना है करो। पहले मेरे एक बार कहने पर ही तुम मेरी सारी बातें सुनते थे, लेकिन अब तो तुम्हारे अलग ही तेवर है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा थक गया हूं ना, इसीलिए। निकिता मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। रेहान और निकिता की शादी को 3 साल से ऊपर हो चुके थे, जिस कारण अब उन दोनों के रिश्तों में वो पहले जैसी बात नहीं होती। एक दिन रेहान का दोस्त सुदीप उसे अपनी और उसकी वाइफ की फोटोज दिखाता है। ये देख हमारी फोटोज, मैं और अलीशा गोवा गए थे। अलीशा का जन्मदिन था ना, इसीलिए। और उसे मैंने ये रिंग भी गिफ्ट कर दी। अरे वाह, कितने प्यारे फोटोज आए हैं तुम्हारे। तू और भाभी तो एकदम रब ने बना दी जोड़ी टाइप लग रहे हो। सच में बहुत मस्त है। हाँ यार रेहान, शादी को अब करीबन 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों ने अपने रिश्ते को इस तरह बनाए रखा है कि मानो हाल ही में हमारी शादी हुई है। वाह, नाइस यार। सुदीप और उसकी बीवी अलीशा के बीच की फोटोज देखकर अब रेहान सोच में पड़ जाता है। सच में यार, इन दोनों के बीच में कितना प्यार है, वो भी शादी के 4.5 साल बाद होने के बाद भी। मैं भी अपनी वाइफ के लिए कुछ लेकर जाऊंगा और आज मैं उसके साथ कहीं ट्रिप पर जाने की बात भी करूंगा। मैं भी सच में पागल हूँ। मुझे भी अपनी शादी को टाइम देना चाहिए, तभी तो सब सही रहेगा। फिर रेहान फ्लोरिस्ट शॉप में जाकर एक सुंदर सा बुके लेता है और निकिता के लिए सुंदर सा नेकलेस भी खरीदता है। पिछली बार जब हम सोनार के पास गए थे, तभी निकिता को ये नेकलेस बहुत पसंद आया था और आज जब मैं यही हार उसके लिए लेकर जाऊंगा, तब वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर रेहान घर जाकर निकिता को वो नेकलेस और बुके देता है। निकिता, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवरेट व्हाइट एंड पिंक रोजेस। और ये नेकलेस तुम्हें पसंद आया था ना, इसीलिए आज मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है। देखो ना इसे। वाओ, थैंक्स रेहान। अच्छा, मैं इसे बाद में खोल कर देखती हूँ, मैं अभी बाहर जा रही हूँ ना। वो एक्चुअली बाजार में सेल लगी है एक शोरूम में, वहां पर जाकर जल्दी से अच्छे अच्छे कपड़े ले लेती हूँ, नहीं तो वो सेल खत्म हो जाएगी ना, इसीलिए। अच्छा चलो बाय। हाँ। अरे पर निकिता। फिर निकिता वहां से चली जाती है। अजीब बात है, पहले जब मैं इसके लिए कुछ लेकर आता था तब उसे 1000 बार देखती रहती थी, लेकिन आज मैंने उसके लिए कितना कीमती तोहफा लाया है और उसके बावजूद भी उसने नजरअंदाज कर दिया। वाकई में निकिता काफी बदल चुकी है। निकिता का ये बर्ताव देखकर रेहान को काफी बुरा लगता है। वहां पर उसकी बहन लवीना और माँ गोमती भी होती है और उन दोनों को भी ये बात अच्छी नहीं लगती। देखा माँ आपने, भैया कितने अपसेट हो गए। हाँ लवीना, अरे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों के रिश्ते को आखिर क्या हो गया है। गुजरते समय के साथ साथ इनका रिश्ता तो गहरा और पक्का होना चाहिए, लेकिन इनके रिश्ते में इतना फीकापन कैसे आ गया। सारी मिठास ही चली गई है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे पहले इन दोनों को देखकर कितने कपल गोल्स मिलते थे मुझे, और मैं भी सोचती थी कि मुझे भी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिंगल ही अच्छी हूँ। कुछ नहीं होता शादी में, बस 4 दिन की चांदनी होती है, नया नया सब अच्छा ही रहता है।
बाद में सब पुराना हो जाता है। ऐसी बात नहीं है लवीना बेटा, तू अभी ना समझे। और तू पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, उसके बाद शादी का सोच। शादी बस ऐसे ही नहीं टिकती है, उसे दो लोगों को साथ मिलकर निभाना पड़ता है। फिर एक दिन निकिता नाश्ते में सबके लिए इडली डोसा और मेदू वड़ा बनाती है। तभी, अरे निकिता भाभी, आज अपने उत्तपा नहीं बनाया, भूल गई क्या आप? उत्तपा तो रेहान भैया का फेवरेट है ना। हाँ बहू, अरे जब भी तू साउथ इंडियन नाश्ता बनाती है तब तू बिना भूले सबसे पहले उत्तपा बनाती है, क्योंकि वो रेहान का फेवरेट है। लेकिन आज तू उसे बनाना कैसे भूल गई? ओह नो, सॉरी माँ जी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। रेहान, मैं अभी बना देती हूँ तुम्हारे लिए उत्तपा। नहीं निकिता, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ और नाश्ता करो। आई एम सॉरी रेहान, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं निकिता, तुमने ये डोसा भी बहुत अच्छा बनाया है, तो उत्तपा की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक बार रेहान दिखाता तो नहीं, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन जब निकिता 4 दिनों के लिए अपने मायके रहने जाती है, तभी, क्या हुआ बेटी, आज तेरा मूड इतना ऑफ क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? अभी अभी तो तेरे ससुराल से समधन जी का फोन आया था, तो क्या हुआ? कहीं उन्होंने कुछ बोला क्या? अरे नहीं माँ, माँ जी और लवीना से तो बात हो गई है, लेकिन जिस आदमी का फोन आना चाहिए उसका फोन तो आया ही नहीं। जब से वो मुझे कार से यहाँ पर छोड़कर गया है, उसके बाद से तो अब तक उसका एक मैसेज भी नहीं आया है और ना ही कोई कॉल आया है। अरे काम में व्यस्त होगा वो, इतना मत सोच। नहीं माँ, आप भी जानती हो, पहले जब मैं यहाँ पर रहने आती थी तब वो मुझे कितनी बार कॉल किया करता था, लेकिन अभी देखो क्या से क्या हो गया है। और उसे क्या पड़ी है मेरी? मैं घर में नहीं हूँ इसीलिए उसे आजादी मिल गई होगी। अब जाएगा लेट नाइट पार्टी करने। इनफैक्ट अभी भी वो अपने नालायक दोस्त के साथ ही होगा। अरे पागल लड़की, दूसरों पर उंगली उठाते समय ये भी ध्यान में रख कि बाकी की 4 उंगलियां हमारी ही तरफ होती है। अरे जब तू अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाती है तब तू उसे फोन करती है क्या? नहीं ना? तो वो भी यही सोच रहा होगा ना कि तू अपने मायके आई है तो तुझे डिस्टर्ब ना करे और तुझे अपने मायके वालों के साथ टाइम स्पेंड करने दे। हर बार बस बुरा क्यों सोचती है तू? अच्छा भी सोच लिया कर ना। नहीं माँ, आप मेरा मूड ठीक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो तो अब होने से रहा और मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। वो काफी बदल गया है माँ, और मैं जब अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती हूँ तब की बात अलग होती है और अब की बात अलग है माँ। अब मैं उससे दूर आई हूँ, वो भी 4 दिन के लिए। ऐसे में उसने मुझे 10 बार फोन करना चाहिए और तो और वीडियो कॉल भी करना चाहिए। अरे अगर ऐसी ही बात है तो तू उसे कॉल करना, उसके फोन का इंतजार क्यों कर रही है तू? नहीं माँ, अरे हर बार उसे फोन मैं ही क्यों करूँ? रिश्ता सिर्फ मेरी ही तरफ से है क्या? वो भी इस रिश्ते में बराबर का साथीदार है, तो उसका भी कुछ फर्ज बनता है ना। निकिता अब गुस्सा होकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेहान निकिता के फोन कॉल का इंतजार कर रहा होता है। पहले पहले तो जब मैं दिन भर बिजी होता था तो शाम तक उसका फोन आ ही जाता था, लेकिन अभी मैडम को इतना भाव चढ़ गया है कि उसने एक बार भी मुझे कॉल तक नहीं किया। अरे फोन कॉल करना तो दूर की बात है, लेकिन उसका तो एक मैसेज भी नहीं आया। मायके में जाकर अपने पति को तो ये भूल ही गई है। भूलने दो, मुझे भी क्या पड़ी है। रेहान और निकिता के बीच तनाव काफी बढ़ जाता है और ऐसे ही एक दिन अचानक से रेहान की तबीयत खराब हो जाती है। तभी वो घर पर ही रहता है। निकिता बहू, रेहान के लिए कोई हेल्दी सा सूप बना दे, वो पीकर उसे अच्छा लगेगा। और आज तुझे घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तू दिन भर उसके साथ ही बैठ। जब तुम उसके साथ और उसके पास रहोगी तभी उसे अच्छा लगेगा। हाँ भाभी,
पापा कहते थे ना, कभी कभी दवाइयाँ भी वो काम नहीं करती जो काम किसी का साथ और किसी की मौजूदगी कर देती है। आप दोनों पिछले कई दिनों से अलग रहे हो ना, तो फिर आज एकदम मस्त मौका मिला है। साथ में कोई अच्छी सी मूवी देख लो। वो नई रणबीर कपूर वाली मूवी आई है ना, वही देख लो। एकदम कमाल की मूवी है वो। भैया को भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है लवीना, जैसा तुम कहो। फिर निकिता सूप बनाती है और वो रेहान के लिए लेकर जाती है। वो दिन भर उसके साथ कमरे में ही रहती है, लेकिन उससे कोई बातचीत नहीं करती और अपने फोन में ही घुसी पड़ी रहती है। ये सब लवीना और गोमती बाहर से देख लेती है। हे भगवान, इन दोनों को ये क्या हो गया है? एक छत के नीचे रहकर भी ये दोनों तो अनजानों की तरह रह रहे हैं। रेहान तो खुद से सूप पी रहा है। अरे पहले जब वो बीमार होता था, तब निकिता बहू रेहान से एक पल के लिए भी अपनी नजर नहीं हटाती थी। पर आज देखो, सब कितना बदल चुका है। हाँ माँ, मुझे तो ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है। ना जाने ये दोनों कब अपने झगड़े को खत्म करेंगे और फिर से एक साथ अच्छे से रहेंगे। शायद अब हमें ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन दोनों के बीच में फिर से प्यार जाग जाए। लेकिन अब हम ऐसा क्या करेंगे माँ? ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालते और इनकी गलत फहमियों के कारण ही इन दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा लवीना। मुझसे मेरे बच्चों का ये हाल नहीं देखा जा रहा। फिर लवीना और गोमती अब उन दोनों के बीच में प्यार का एहसास जगाने के लिए नई नई तरकीबें सोचने लगती है। माँ, मेरे पास एक आइडिया आया है। हमेशा से ऐसे ही होते आया है ना। जब जब भैया एफर्ट्स डालते हैं, तब भाभी ने उन्हें नजरअंदाज किया है, और जब भाभी एफर्ट्स डालती है, तब भैया उन्हें नजरअंदाज करते हैं। हाँ, फिर इस बार हम उन दोनों को अलग अलग प्यारे से तोहफे देंगे और उन दोनों को यही लगेगा कि उन दोनों ने ही एक दूसरे को तोहफे दिए हैं, और इसी के चलते उन दोनों के बीच में प्यार भरी बातें शुरू होंगी। हाँ बेटा, यही सही रहेगा और ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। फिर लवीना और गोमती उन दोनों के लिए गिफ्ट्स खरीदती है और वो गिफ्ट्स वो उन दोनों के पास छोड़ देती है। लेकिन जब वो दोनों उन गिफ्ट्स को देखते हैं, तभी ये क्या, ये गिफ्ट, ये तो रेहान ने दिया है। सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकता और अब मुझे गिफ्ट दे रहा है। मुझे नहीं देखना इसका कोई गिफ्ट। वही दूसरी तरफ, पहले इग्नोर करो और फिर गिफ्ट देखकर झूठे मन से मनाओ, यही आता है उसे, और कुछ नहीं। गुस्से की वजह से निकिता और रेहान एक दूसरे के गिफ्ट्स खोलते ही नहीं, और ये देखकर गोमती का माथा और फिर जाता है। और अंत में वो उनके पास जाकर गुस्से से कहती है, तुम दोनों के बीच ये सब क्या चल रहा है? अरे तुम दोनों तो पति पत्नी हो ना, तो फिर ये अजनबियों की तरह क्यों रह रहे हो? और एक दूसरे से तुम्हारा मन इतना उठा हुआ क्यों है? आखिर क्या हो गया है तुम दोनों को? मुझे कुछ मत कहो माँ, क्योंकि इन सब में निकिता का ही कसूर है। इसे खुश रखने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता था, लेकिन ये तो मुझे और मेरे एफर्ट्स को हर बार इग्नोर ही करती है। इसके लिए इसका पति अब पुराना हो गया है ना, इसीलिए इसकी जिंदगी में अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे शट अप रेहान। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कभी कोई एफर्ट्स नहीं डाले। मैंने भी तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश की, लेकिन तुम ही थे जो हमेशा थक जाते थे या फिर कहीं ना कहीं बिजी रहते थे। दोस्तों के साथ वक्त बिताने में इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही वक्त तुमने कभी मेरे साथ भी बिताया है क्या? देखो बच्चों, तुम दोनों को ये बात समझनी होगी कि शादी को चलाने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर ये थक गया है तो तुझे उस बात को समझ कर लेना चाहिए, ना कि उससे रूठ कर बैठना चाहिए। और अगर बहू तेरे एफर्ट्स को इग्नोर करती है तो तू भी उस बात को सकारात्मक रूप से लिया करना। कभी एक हाथ छोटी बात को इग्नोर कर भी दिया,
इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि ये तुझसे प्यार ही नहीं करती। रिश्ते में अगर समझदारी और अपनापन होगा तभी वो रिश्ता कायम रहेगा और अच्छे से चलेगा। रेहान और निकिता गोमती की बात समझ जाते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। माफ कीजिए माँ जी, आपने आज मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। और रेहान, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात और हर सिचुएशन को समझ कर लूंगी। मैं भी तुमसे यही वादा करता हूँ निकिता। आई एम सॉरी, पर अब हम दोनों रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं और अब से ये रिश्ता सिर्फ सालों की गिनती में ही पुराना होगा, लेकिन फीलिंग्स और प्यार के मामले में ये कभी पुराना नहीं होगा। हाँ रेहान, इस तरह अंत में उन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाती है और वो दोनों अब अपने रिश्ते पर काम करके एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगते हैं। रश्मि अपनी माँ आस्था, पिता कमलनाथ, भाई सौरभ और भाभी सांझ के साथ रहती है। आस्था और कमलनाथ अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने के लड़के से करने वाले होते हैं, लेकिन रश्मि को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। माँ पापा, भाई भाभी, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है। मैं विनीत से बहुत प्यार करती हूँ। विनीत और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और तो और विनीत एक अमीर घर का लड़का है। लेकिन रश्मि, विनीत एक बुरा आदमी है। उसने अपनी पहली बीवी को धोखा दिया है और वो एक नंबर का लड़कीबाज है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। हाँ रश्मि, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। विनीत सांझ और मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था और वो तभी से ही लड़कियों के दिलों के साथ खेलता था और आज तक उसकी ये बुरी आदत नहीं गई है। आप दोनों तो चुप ही रहिए भाई भाभी। विनीत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बहुत अच्छा आदमी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। तू चुप रहे रश्मि। अपने भाई और भाभी से इस तरह बदतमीजी से पेश आते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी शादी हमने तय किए हुए लड़के के साथ ही होगी। वो लड़का हीरा है, हीरा। पर पापा। बस रश्मि, अब एक शब्द नहीं। देखते ही देखते रश्मि के शादी का दिन आ जाता है। सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक से रश्मि गायब हो जाती है और घर वाले समझ जाते हैं कि रश्मि उस लड़के के साथ ही भाग चुकी है। ये रश्मि तो पक्का उस विनीत के पास ही गई होगी। ये लड़की अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकती, सच में। अरे इसने तो हमारी नाक कटवा कर रख दी है। लेकिन अब हम लड़के वाले और बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे माँ जी? पता नहीं सांझ बहू। उधर दूसरी तरफ रश्मि विनीत के पास चली जाती है और उससे शादी कर लेती है। तभी वहां विनीत के घर पर रश्मि के सभी घर वाले आते हैं। नालायक मूर्ख लड़की, तुझे शर्म नहीं आती क्या जो तू अपने परिवार वालों को धोखा देकर इस नालायक और धोखेबाज आदमी से शादी कर ली? तुमने बहुत गलत किया है रश्मि। हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तुमने। मुझे शट अप भाभी। अब मैं आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आप सब मेरे लिए मर चुके हो, क्योंकि आप लोगों को मेरी खुशी की कोई भी परवाह नहीं है। निकल जाइए मेरे घर से। ये मेरा घर है और यहाँ आप जैसे गरीब फटीचर लोगों की कोई जगह नहीं है। रश्मि एकदम सही कह रही है। गेट लॉस्ट। तेरी तो नहीं सौरभ, इसे मारकर कोई फायदा नहीं। सारी गलती इस रश्मि की ही है और अब तू भी हमारे लिए मर चुकी है रश्मि। हम तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुझे तेरा ये अमीर ससुराल और पति नंबर 1 मुबारक हो। हाँ हाँ, चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। बड़े आए। रश्मि आस्था और सांझ को धक्का मारते हुए घर के बाहर निकाल देती है और घर का गेट लॉक कर देती है। घर वाले रश्मि के इस बर्ताव से बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ दिनों तक तो विनीत रश्मि के साथ अच्छे से पेश आता है, पर थोड़े ही दिनों बाद
वो अचानक से लंबी लंबी बिजनेस ट्रिप पर जाने लगता है और रश्मि और उसके रिश्ते में दूरियां आने लगती है। विनीत ने कल रात से मेरे मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं किया और ना ही मुझे कॉल बैक किया है। पता नहीं कौन सा बिजनेस करता है ये बिजनेस ट्रिप्स पर जाकर। फिर जब विनीत बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है तभी रश्मि को उसके सूटकेस में से एक लड़की का ब्रेसलेट मिलता है जिस पर वी और पी लिखा होता है। विनीत, ये ब्रेसलेट तो लड़कियों का है और इस पर ये वी और पी क्यों लिखा है? बताओ विनीत, ये तुम्हारे सूटकेस में क्या कर रहा है? किस लड़की का ब्रेसलेट है ये? वो रश्मि, ये ब्रेसलेट तो मैंने तुम्हारे लिए ही लाया है और ये वी एंड पी तो ब्रांड के इनिशियल्स है, इसीलिए इस पर लिखे हुए हैं। ये बहुत महंगा ब्रांड है रश्मि, मैंने खास तुम्हारे लिए लाया है और तुम हो कि मुझ पर ही शक कर रही हो। ओह, आई एम सॉरी विनीत एंड थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट हस्बैंड एंड यू आर माई बेस्ट वाइफी। एक दिन जब विनीत का जन्मदिन होता है तभी वह दिल्ली गया होता है और रश्मि उसके फोन को ट्रैक करके उसके लोकेशन पर बर्थडे का सरप्राइज देने चली जाती है। लेकिन तभी वो वहां उसे एक लड़की के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हुए देख लेती है और ये देखकर रश्मि के होश उड़ जाते हैं। रश्मि, तुम यहाँ? तुम्हारे दिन ब दिन बदलते स्वभाव के कारण मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और आज मेरा शक सच हो गया। तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और तुमने मुझे इन सब का ये सिला दिया विनीत। अरे चुप रहो, ये रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत करो और अब ये टिपिकल बीवी बनकर मुझसे लड़ाई मत करो। हाँ, मैं हो गया हूँ तुमसे बोर, इसीलिए मैंने ये सब किया है। मैं और प्रीतिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। विनीत, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। अब जब तुम्हें सब कुछ सच पता चल ही गया है तो अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सच में बोर हो गया हूँ। गेट लॉस्ट, चली जाओ यहाँ से। फिर विनीत रश्मि को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद रश्मि को ना चाहते हुए भी अपने परिवार के पास लौटकर ही आना पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मैंने आप सबको धोखा दिया है। आप सबके साथ बुरी तरह पेश आई हूँ मैं, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर आने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी रश्मि। अब तुम इस घर की बेटी नहीं रही और इस घर में अब ना तो तुम्हारी कोई इज्जत है और ना ही कोई जगह। निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए माँ, प्लीज माँ। मैं और कहाँ पर जाऊंगी आपके सिवा? आप ही तो मेरा सब कुछ हो माँ। आप सबसे दूर रहकर अब मुझे आप सबकी अहमियत का पता चल चुका है माँ। बंद करो अपनी बकवास और चली जाओ यहाँ से। हाँ रश्मि, तुमने हमारी कम बेइज्जती नहीं की थी जो वापस यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई। रश्मि, अब तू हमारी अपनी नहीं रही, पराई हो चुकी है तू। ऐसा मत कहिए, मुझे प्लीज रहने दीजिए यहाँ पर। आप लोग जो बोलोगे मैं वही करूंगी। बाहर कैसे रहूंगी मैं? मेरे पास ना तो कोई काम है और ना ही कोई रहने का ठिकाना। ठीक है, अगर तुझे काम की जरूरत है तो तू यहाँ पर रह सकती है, लेकिन एक काम वाली बनकर। चलेगा तुझे? क्या? आस्था ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अगर तुझे इस घर में रहना है तो एक पराई काम वाली बनकर रहना होगा, ना कि इस घर की बेटी बनकर। तो बता रश्मि, मंजूर है तुझे? हाँ रश्मि, जल्दी बोलो। ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है मुझे, अपने ही मायके में, अपने ही घर में अब एक काम वाली बनकर रहूंगी मैं। नहीं, बाहर तो मुझे कोई भी काम नहीं मिलेगा और बाहर रहने से अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने घर पर ही सुरक्षित रहूं। बताओ जल्दी,
क्या है तुम्हारा फैसला? ठीक है माँ, मैं यहाँ पर एक काम वाली बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो लग जा काम पर। रसोई से लेकर आंगन तक और कपड़ों को धोने से लेकर छत की सफाई तक हर एक काम करने होंगे तुझे, जो तेरी भाभी किया करती है। क्या? ठीक है माँ, मैं कर लूंगी सारे काम। रश्मि को अब मजबूरी में रहकर अपने घर के सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे एक काम वाली बाई करती है। रात के 1 बज जाते हैं, लेकिन वो काम ही करती रहती है। और जब वो अपने पुराने कमरे में सोने जाती है, तभी उसे आस्था और सांच रोक लेती है। रुक जाओ रश्मि, तू इस कमरे में नहीं सोएगी। ये हमारी बेटी का कमरा था। वो बेटी जो उस दिन शादी के मंडप से भागने के बाद मर चुकी है हमारे लिए। माँ, भाभी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। और भाभी, मैं तो आपकी ननंद हूँ ना। प्लीज इतने निर्दयी मत होइए और मेरे साथ ऐसा पेश मत आइए। प्लीज माँ। अब ये सब नाटक हमारे सामने मत कर। तू रसोई में सोएगी और वही तुम्हारी जगह है। और अगर तुम रसोई में नहीं सो सकती, तो बाहर जाकर आंगन में चटाई बिछाकर सो जाना, लेकिन इस कमरे में हरगिज नहीं। और हाँ, सुबह 6 बजे उठ जाना। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ, तो तुम्हें बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। अपने घर वालों का यह बदलता हुआ रूप देखकर रश्मि को बहुत दुख होता है। वो रात भर सो ही नहीं पाती और बस बिलक बिलक कर रोने लगती है। वो सब उससे ढेर सारा काम कराते हैं और अकेले ही घूमने जाते हैं, अकेले ही बढ़िया बढ़िया खाना भी खाते हैं। और वो सब रश्मि के साथ एक काम वाले बाई की तरह ही पेश आते हैं। एक दिन आस्था का जन्मदिन होता है। आज तो माँ का जन्मदिन है, लेकिन मैं उन्हें ठीक से विश भी नहीं कर सकती। वो मुझसे उल्टा ही बात करती है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता अभी। सबके लिए मैं पराई हो गई हूँ। क्या से क्या हो गया भगवान जी। लेकिन अब बस, मैं अपने आप को नहीं रोक सकती। मैं अपनी माँ को विश करके ही रहूंगी। फिर रश्मि अपनी माँ के पास जाकर उन्हें विश करती है। जन्मदिन मुबारक हो माँ, और मुझे माफ कर दो माँ। मैंने बहुत गलत किया है आप सबके साथ। पर अब जब मैं यहाँ पर काम वाली बनकर रह रही हूँ, तब मुझे समझ आ रहा है। और अब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप सब पे क्या बीती होगी, जब मैंने एक झटके में ही आप सबको धोखा दिया था और एकदम से बुरी बन गई थी मैं। ठीक उसी तरह अब मुझे भी महसूस हो रहा है माँ, जब आप सब अचानक से बदल गए हो। माँ, पापा, भाई, भाभी, मैं सच में सुधर चुकी हूँ। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए और मुझे अपना लीजिए। मैं इस तरह और नहीं जी सकती। घर के सारे काम तो मैं कर लूंगी, लेकिन आप सबके प्यार के बगैर मैं नहीं रह सकती माँ। बस बेटा, मत रो। फिर आस्था रश्मि को अपने गले से लगाती है और अंत में उसे सभी माफ कर देते हैं। और रश्मि, तुम्हें हमने काम वाली इसीलिए बनने दिया क्योंकि तुम्हें सीख मिले, सबक मिले कि जब कोई अपना तुम्हें धोखा देता है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है। हाँ भाभी, ये सबक मैं पूरी तरह सीख चुकी हूँ। अब आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। जिस लड़के से शादी करने के लिए कहोगे, उसी लड़के से शादी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक परिवार अपनी बेटी के लिए कभी बुरा नहीं चाहता। फिर अंत में रश्मि के परिवार वाले उसकी शादी एक अच्छे घराने के लड़के से कराते हैं और उसे खुशी खुशी विदा करते हैं। जागृति की ननंद शीना दिवाली की छुट्टियों में मायके रहने आती है। आइए दामाद जी, आओ शीना बेटा, शादी के बाद तुम पहली बार घर आई हो। हाँ माँ, वैभव ने मुझे परमिशन दी है और सासू माँ ने भी। परमिशन की क्या बात है, तुम तुम्हारी मर्जी से अपने घर कभी भी आ सकती हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। शीना का पति वैभव और उसकी सास दोनों भी फ्री माइंडेड होते हैं। वो उस पर कोई दबाव नहीं डालते।
मायके में आने के बाद शीना अपने घर के ऊपरी मंजिल पर एक हैंडसम लड़के को देखती है। वाओ जागृति भाभी, ये ट्रिपल एच लड़का कौन है जो हमारे घर के ऊपरी मंजिल पर रहने आया है? ट्रिपल एच मतलब हॉट, हैंडसम एंड हैपनिंग। ओफो शीना, तुम तो पागल ही हो। ये हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट है, अर्नव। पिछले 1 महीने से रह रहा है। ये तो बहुत ही हॉट है यार। ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला? खैर, अभी तो आंखें ही सेक लेती हूँ, और तो कुछ नहीं हो सकता। अरे शीना, तुम ये क्या बोले जा रही हो? भूलो मत, अभी तुम शादीशुदा हो। ये सब तुम्हें शोभा देता है क्या, बावली कही के? अरे भाभी, ये शोभा एंड ऑल गया चने के खेत में। मैं हूँ, और थोड़ी ना कुछ गलत कर रही हूँ। बस एक हॉट एंड हैंडसम लड़की को ही ताड़ रही हूँ। शीना को अर्नव पहली नजर में ही पसंद आ जाता है, और अर्नव को भी शीना पसंद आती है। दोनों यूं ही दिन रात एक दूसरे को चुप चुप कर देखते रहते हैं। एक सुबह शीना छत पर धूप लेने जाती है, और तभी वहां पर अर्नव शर्टलेस होकर वर्कआउट कर रहा होता है। सो हॉट, सो सेक्सी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आपकी बॉडी तो काफी अच्छी है मिस्टर पेइंग गेस्ट। वेल, थैंक यू। वैसे आप भी कम खूबसूरत नहीं हो। थैंक यू। दोनों आपस में एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं, और वहां से उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। अर्नव वर्क फ्रॉम होम करता है, इसीलिए वो दिन भर मौका मिलते ही शीना को बालकनी से आंगन में बैठा हुआ देखता रहता है। और रात में वो दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं। हाय शीना, क्या तुम मुझे इस वक्त मिल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ काम है। इस वक्त? लेकिन सब सो रहे हैं, मैं कैसे आऊं? प्लीज आ जाओ ना डियर, आंगन में या छत पर, प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, आती हूँ। फिर शीना और अर्नव रात के अंधेरे में आंगन में मिलते हैं, और शीना अर्नव के गाल पर किस करती है। तभी वहां पर उसका पैर एक गमले से टकराता है, और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। आह! ये आवाज सुनकर जागृति जाग जाती है, और अपने रूम की लाइट्स जलाती है। जागृति बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी शीना घर के अंदर आ जाती है। कौन है? अरे शीना, तुम यहाँ, वो भी रात के 2 बजे? क्या हुआ शीना? वो भाभी, दरअसल वो मुझे बहुत अनईजी एंड सफोकेटिंग फील हो रहा था, इसीलिए मैं आंगन में हवा खाने गई थी। अब मुझे ससुराल जाकर वहां की आदत हो गई है ना, इसीलिए यहाँ पर नींद ही नहीं आ रही थी। हाँ, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। अब तुम्हें पति की आदत जो लग गई है, तो अकेले नींद कैसे आएगी? क्या भाभी, आप भी बाल बच गई, वरना आज तो मेरा बैंड ही बच जाता। फिर अगले दिन शीना और अर्नव डेट पर जाते हैं, और वहां पर एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों साथ में एक रोमांटिक फिल्म देखने जाते हैं, और तभी रात में रसोई की खिड़की से जागृति अर्नव और शीना को साथ में आते हुए देख लेती है। अरे अर्नव भैया और शीना, तुम दोनों साथ में कैसे आए? कहीं गए थे क्या तुम साथ में? ये बात सुनकर शीना और अर्नव को पसीने छूटने लगते हैं। नहीं तो भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? मैं तो बस अपनी सहेलियों को मिलकर आ रही हूँ। और फिर घर आने के पहले हम दोनों एक दूसरे को रास्ते में मिले, और मैं इसे साथ में लेकर आया। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खैर, कोई बात नहीं। चलो शीना, खाना तैयार है, जल्दी से डिनर कर लो। फिर अगले दिन सुबह शीना अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे काफी बेचैनी होती है, और इसीलिए वो फिर से 1 हफ्ते बाद वापस अपने मायके चली आती है। अरे शीना बिटिया, तू यहाँ पर? क्या हुआ बेटा,
ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल सासू माँ अपनी सहेलियों के साथ यात्रा पर गई है और वैभव अपने काम में व्यस्त है, इसीलिए मैं चली आई यहाँ। शीना अपनी माँ से झूठ बोलती है। उसकी सास तो घर पर ही होती है। वो तो उसकी सास का अच्छा मन होता है, जिसके चलते शीना को फिर से मायके आने की इजाजत मिलती है। अरे शीना, मुझे तो ये लगा था कि अब तुम सीधे 6 महीनों बाद ही आओगी, लेकिन तुम तो बड़ी ही फास्ट निकली, 1 हफ्ते में ही वापस आ गई। हाँ भाभी, क्या करूं, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। मेरा तो वहां मन ही नहीं लग रहा था, इसीलिए आप सबसे मिलने वापस आ गई मैं। चलो, अच्छी बात है बेटा। फिर रात में शीना और अर्नव फोन पर फुसफुसाते हुए बात करते हैं। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? हाय जानू, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा हूँ। प्लीज मुझे 10 मिनट के लिए ऊपर आकर मिलो ना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लेकिन मैं ऊपर कैसे आ सकती हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना। एक तो तुम बहुत ही कम बार आती हो अपने मायके में, किसे पता ये पल फिर मिले या ना मिले। देखो, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम ऊपर जरूर आओगी। ओफो, ठीक है बाबा, आती हूँ। फिर शीना चुपके से अर्नव के कमरे में चली जाती है और वो दोनों प्यार भरा समय बिताते हैं, और कब उनकी आंख लग जाती है ये उन्हें ही पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह नीचे घर में सब शीना को ढूंढने लगते हैं। पता नहीं इतनी सुबह सुबह ये लड़की कहाँ पर चली गई। माँ जी, मैंने पूरे घर में देख लिया, शीना कहीं भी नहीं है। मैं अब छत पर जाकर देखती हूँ। जैसे ही जागृति ऊपर छत पर जाने वाली होती है, उतने में अर्नव शीना को उठा देता है और वो छत पर चली जाती है। अरे शीना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जागृति भाभी, वो मैं मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ। मॉर्निंग वॉक? वो भी छत पर? हाँ भाभी, मतलब मैंने वर्कआउट भी किया और यहीं पर थोड़े राउंड्स मार लिए। अच्छा, ओके। और इस बार भी शीना बाल बाल बच जाती है। अब शीना घर पर होते हुए भी अर्नव से ही दिन भर फोन पर चैटिंग करती रहती है। शीना, तुमने तो कहा था ना कि तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हो, लेकिन जब से तुम आई हो तुम बस अपने फोन के साथ ही लगी हो। हमसे तो बस तुमने 3 से 4 बार ही बात की है। हाँ, वो भाभी, क्या करूँ अब, फोन की आदत लग गई है ना, बस अपनी सहेलियों से ही बातें कर रही हूँ। सब समझती हूँ मैं। एक दिन पल्लवी, जागृति और शीना का भाई तीनों घूमने का प्लान बनाते हैं। अरे शीना, जल्दी करो, बहुत टाइम से हम साथ में कहीं भी नहीं गए। हाँ शीना बिटिया, चल जल्दी। नहीं माँ, मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। एंड प्लीज, मेरे कारण आप अपना प्लान कैंसिल मत कीजिए। माँ लंबे समय से कहीं भी नहीं गई। लेकिन शीना, तुम्हारे बिना हमारा मन कैसे लगेगा? हाँ शीना बेटा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, प्लीज जाओ आप लोग और खूब एंजॉय करो। फिर वो तीनों घूमने निकल जाते हैं और मौके पर चौका मारते हुए अर्नव नीचे आ जाता है और वो दोनों खूब रोमांस करने लगते हैं। आज बस इस घर में मैं और तुम हो, आज तो हम जम के रोमांस करेंगे। यस बेबी। लेकिन उन तीनों का शीना के बगैर मन ही नहीं लगता। बेटा, गाड़ी वापस घर की तरफ ले ले, शीना के बगैर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हाँ माँ, शीना को घर में अकेला छोड़कर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस घर चलते हैं। ठीक है। फिर वो तीनों वापस घर आ जाते हैं और तभी वहां पर शीना और अर्नव को रोमांस करते हुए देख उन सबके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। पल्लवी शीना को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और शीना का भाई अर्नव को खूब मारता है।
और उसे घर के बाहर निकालता है। निकल जा यहाँ से कुत्ते। ये सब क्या है शीना? ये सब करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई शीना? अरे तुम्हारा इतना अच्छा पति और इतनी अच्छी सास होने के बावजूद भी तुम ये सब कर रही हो? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। छी, हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी शीना। आज के बाद अगर मुझे फिर से कुछ पता चला तो मैं तेरी इस घर में एंट्री ही बंद कर दूंगी और साथ ही सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दूंगी। समझ गई तो? हाँ माँ। शीना को अपनी गलती समझ आती है और वो फिर से अपने ससुराल चली जाती है।